गुड इवनिंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डन में। बच्चा सब, आप जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेक्शन बी जो आपको दिख रहा है क्या है, आज है केमिस्ट्री का। हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप प्रश्न को ऐसे डिस्कस करेंगे। आपने मॉडल पेपर देखा होगा, उसके हमने ऑब्जेक्टिव को ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम लोग देखने वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन को अभी एक्सप्लेन करेंगे। पूरे के पूरे वीडियो में 2 नंबर वाले क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन कर जाएंगे। पूरा वीडियो इन तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको इसे पूरा समझ में आ जाए। हिंदी में आंसर है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगा पढ़ने समझने में, ठीक है। तो पूरा का पूरा वीडियो में हम लोग ऐसे 2 नंबर वाले मॉडल सेट जो है आपका केमिस्ट्री का, फिजिक्स का तो वीडियो आप लोग को मिलेगी, और अभी हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री को, जो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग से याद हो जाए और आपका एग्जाम अच्छा जाए। दूसरा बात ये कि आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही है आप लोग से रिक्वेस्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका जितना भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आप लोग से बन जाए। लेट्स स्टार्ट। कहीं भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, वरना हो सकता है कि आपके दिमाग से कोई क्वेश्चन उतर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए आप वीडियो। तो पहला प्रश्न की इकाई सेल से आप क्या समझते हैं? तो किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इसे एकक कोशिका या इकाई सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक उदाहरण से समझाइए। तो वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसमें 2 छड़ ली जाती है और एक छड़ जिंक और दूसरा छड़ कॉपर यानी कि Cu की लेते हैं। जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 के विलयन में रखा जाता है और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसंख्या गुणधर्म क्या है और अनुसंख्या गुणधर्मों के नाम भी लिखें। तो विलयन की वे सभी गुण जो विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके प्रकृति पर, अनुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। इनकी संख्या 4 होती है, जिसमें से पहला नंबर है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है प्रसरण दाब। इतना आप लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न की वान हाफ गुणांक क्या है? तो किसी विलयन में विलेय के संगुणन या वियोजन के पश्चात यानी कि पहले अणुओं की संख्या तथा संगुणन या वियोजन के पूर्व यानी कि बाद में अणुओं की संख्या के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। इसे हम लोग I से सूचित करते हैं। तो वान हाफ गुणांक बराबर होता है संगुणन या वियोजन के पश्चात यानी कि पहले कणों की संख्या बटा संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या होता है। इतना लिख देंगे तो 2 मार्क्स फुल मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपसामक से आप क्या समझते हैं? तो इसमें उपसामक से तात्पर्य ऐसे रसायनों से होता है जो रोगी की मानसिक उत्तेजना या मानसिक तनाव को कम करने के काम आते हैं। इस तरह के रसायनों का उपयोग किसी मानसिक रोगों से ग्रस्त रोगी के उपचार में किया जाता है, जैसे ल्यूमिनल, सेकोनॉल और कंपोज आदि होता है इसका उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट यह एक आरंभिक प्लास्टिक था। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन होता है, जो फिनॉल के फॉर्मल्डिहाइड से एलिमिनेशन प्रतिक्रिया पर बनता है बेकेलाइट। नेक्स्ट प्रश्न है उदाहरण के साथ भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा दें। तो भौतिक अधिशोषण में देखेंगे कि अधिशोषण की वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोष्य यह है आधा सा अधिशोष्य अणुओं के मध्य वंडरवाल आबंध कार्य करता है, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। या इसे वंडरवाल अधिशोषण भी कहेंगे क्योंकि इनमें वंडरवाल आबंध कार्य करता है। यह आकर्षण बलों के आधार पर जुड़ता है। इसमें विशिष्टता का लक्षण निम्न पाया जाता है, यह बहुपरतीय होता है। और यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण में देखेंगे कि अधिशोषण की वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक तथा अधिशोष्य अणुओं के मध्य रासायनिक बंधन पाया जाता है
रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। इसे लिंगम्य अधिशोषण भी कहते हैं। इसमें पदार्थ संयोजकता के आधार पर जुड़ते हैं। इसमें विशिष्टता का उच्च लक्षण पाया जाता है। यह उच्च ताप पर संपन्न होता है। इतना लिख देंगे तो आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एसिटिक अम्ल से एसीटोन आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये एसिटिक एसिड है CH3COOH एसिटिक एसिड। इसे CaOH होल ट्वाइस से जब प्रक्रिया करेंगे यानी कि इतना से CH3COOCA, इसको बोलेंगे कैल्शियम एसीटेट। जब ड्राई यानी कि शुष्क डिस्टलाइजेशन से प्रक्रिया करेंगे तो ये एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस जब बाहर निकलेगा CaCO3 और ये एसीटोन का सूत्र होता है CH3COO CH3, ये एसीटोन है और जो बाहर निकलेगा ये CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न है, एनिलीन से फिनॉल आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये एनिलीन है, इसे NaO2 आप HCl और H2O से जब प्रक्रिया करेंगे तो ये N2Cl, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम। जब इसे H2O यानी कि पानी और इसे जब गर्म करेंगे तो ये N2Cl ये बाहर निकल जाएगा और OH जो H2O जो टूटता है OH प्लस में H इस तरह से टूटता है H प्लस में, तो ये सब अलग निकल जाएगा और OH इधर जुड़ जाएगा, तो ये फिनॉल के रूप में यह इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम एनिलीन से फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग की किन्हीं दो उपयोगों को लिखें। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग की निम्नलिखित उपयोग होते हैं, जिनमें पहला है अपराधों और पारिवारिक मामलों की जांच में और दूसरा है प्रतिरक्षा उल्लेख में। हमसे दो कहा है तो दो लिख देंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। और तीसरा है कि वर्तमान में पहचान ढूंढने के लिए तरीके में अंगुली छापने यानी फिंगर प्रिंटिंग सबसे बेहतरीन मानी जाती है। अगर आपको कोई भी मारा है चाहे कुछ भी किया है तो उसके फिंगर से आप अंगुली के फिंगर से पता कर सकते हैं कि कौन थे। यही DNA फिंगर प्रिंटिंग है। ये कहीं कहीं अपनाई जाती है बहुत ही खास झगड़े या कार्यों में। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? तो वह अभिक्रिया वेग जब क्रियाकारकों की सांद्रता को इकाई मान ले, उस स्थिति में अभिक्रिया के वेग को रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख करें। तो जब लोहे पर जंग लगना शुरू होती है तो इसकी सतह पर इसके कारण विद्युत रासायनिक पदार्थ का बनना शुरू हो जाता है और यहाँ FeO को फेरस ऑक्साइड कहते हैं और Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। यही दोनों निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु के शोधन विधि का संक्षिप्त वर्णन करें। तो धातु के वैद्युत शोधन विधि से उत्तम तथा उच्च कोटि की शुद्धता की धातु प्राप्त की जाती है। जिस धातु को शुद्ध करना होता है उसे लवणीय अथवा अम्लीय विलयन में उपयुक्त आकार का एनोड तथा उसी की शुद्ध निक्षिप्त धातु का कैथोड बनाकर लटका देते हैं। इतना लिख देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो अब देखेंगे IUPAC नाम से जो प्रश्न पूछा था 6 नंबर कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COOH। तो हम लोग इस यौगिक से काउंट करेंगे क्योंकि यही हमका मेन यौगिक है COOH। इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। तो इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 है तो ये ब्यूट मेथ, 1 को मेथ और 2 को एथ और 3 को प्रोप और 4 को ब्यूट बोलते हैं। तो ब्यूटेन यह दूसरा पर डबल बॉन्ड जुड़ा है तो 2 ओइक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हम लोग प्रत्यय जोड़ेंगे तो ओइक एसिड के रूप में इसे लिख देंगे। तो ब्यूटीन 2 ओइक एसिड।
और यहाँ पे दूसरा था कि CH3N जो एमीन से जुड़ा है CH2CH3। तो हम लोग इस एरिया से काउंट करें 1 2 और 3। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो हम लोग ज़्यादा वाले को काउंट करेंगे। तो ये 1 पर जुड़ा है तो एन मिथाइल प्रोपेनामीन, एन मिथाइल प्रोपामीन हो जाएगा। मेथ एथ प्रोप, 3 है तो प्रोप बोलेंगे, और ये 1 है तो 1 मिथाइल बोलेंगे। यह एन से जुड़ा है, इसे नॉर्मल मिथाइल प्रोपेनामीन बोलेंगे। तो अब देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन की प्राइमरी संरचना का उल्लेख करें। तो पेप्टाइड बंध द्वारा एक साथ जुड़े अमीनो अम्ल के रेखीय श्रृंखला को प्रोटीन की प्राइमरी संरचना कहा जाता है। एक प्रोटीन में एक अमीनो अम्ल का NH2 दूसरे अमीनो अम्ल के COOH के समूह से संघनन अभिक्रिया द्वारा जुड़कर पेप्टाइड बंध यानी कि NHCO का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब पूछा था कि क्या होता है जब शुष्क कैल्शियम फॉर्मेट को तेज गर्म किया जाता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट यह अकेले अभिक्रिया नहीं करता है, यह कैल्शियम बेंजोएट के साथ अभिक्रिया करेगा। तो इस तरह से कैल्शियम बेंजोएट का सूत्र लिख देंगे, या 2 है। तो इस प्रकार से जब गर्म करेंगे तो यह निकल कर आएगा बेंजाल्डिहाइड के रूप में, यानी कि C देखिए यह इस तरह से हट जाएगा, इस तरह से ये हट जाएगा एक तरफ से, और एक तरफ से ये हट जाएगा। तो ये बच जाएगा CaCO3, तो 2 CaCO3 बढ़ जाएगा। तो जब इसे संतुलित करेंगे तो 2 CaCO3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हम लोग अभिक्रिया कर चुके हैं। तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं बेंजाल्डिहाइड को। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे दूसरा जो उसका प्रश्न था कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। जब इसे ऑक्सीजन से प्रक्रिया करेंगे सूर्य के प्रकाश व वायु की उपस्थिति में, तो यह निकल कर आएगा COCl2 और प्लस में ACl। जब इसे संतुलित करेंगे 2 से तो यह 2 COCl3 हो जाएगा, Cl2 और 2 ACl हो जाएगा। तो यह कार्बोनिल है, इसे फाजिन गैस भी कहते हैं, और इसे फाजिन को विषैली गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है। समुद्री घास पात से आयोडीन का निष्कासन को लिखें। तो आयोडीन के प्राकृतिक स्रोत सक्रिय तत्व होने के कारण आयोडीन प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके प्राकृतिक स्रोत निम्न होते हैं। समुद्री घास, कैलिस, प्राकृतिक ब्राइन। तो देखेंगे पहले समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन। तो लेमिनेरिया किस्म की समुद्री घास में आयोडीन पाया या उपस्थित रहती है, यानी कि रहता है या रहती है। समुद्री घास को अच्छी तरह सुखाकर इसे गहरे गड्ढे में जलाया जाता है ताकि उपस्थित आयोडीन नष्ट नहीं हो। जलाने के फलस्वरूप प्राप्त राख को केल्प कहा जाता है। जो प्राप्त राख होता है उसे हम लोग केल्प कहेंगे, जिसमें 0.4 से 1.3% तक आयोडीन रहता है। केल्प को जल में घुलाकर घोल का आंशिक रवाकरण करने से जल में कम घुलनशील अवयव रवाकृत होकर बाहर निकल जाते हैं, जबकि जल में अधिक घुलनशील KI एवं NaI मातृद्रव में शेष बच्चे रह जाते हैं। मातृद्रव में जब सांद्र H2SO4 को मिलाते हैं तो आयोडीन प्राप्त हो जाता है, यानी कि Na प्लस MnO 3H2O यानी कि 2Na सभी को संतुलित किया गया है पहले से ही। तो 2NaHSO4 MnSO4 प्लस I, ये आयोडीन आ जाएगा। और यहाँ पे इस प्रकार से प्रक्रिया कर सकेंगे Cl2 प्लस 2Ki, तो 2KCl और यहाँ पे I2 आ जाएगा आयोडीन। इसे जब ब्रोमीन से प्रक्रिया करेंगे तो
Br2 और 2Ki, तो 2kBr आ जाएगा और यहाँ पे I2 के रूप में आयोडीन आ चुका है आपके सामने। इतना आप लोग लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो बोर्ड आपको 5 मार्क्स जरूर देगा, फुल मार्क्स जरूर देगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब पूछा था कि लोहे के निष्कर्षण में वात्य भट्ठी में होने वाली प्रक्रियाओं को लिखें। तो संकेत क्या होता है लोहा का? Fe परमाणु संख्या 26 होता है, परमाणु भार 56 होता है। तो प्रमुख अयस्क जो होता है वो हेमाटाइट होता है, इसका सूत्र Fe2O3 और सिडेराइट FeCO3 और मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, इसका प्रमुख अयस्क होता है। तो अब देखेंगे आयरन का निष्कर्षण। तो आयरन का निष्कर्षण लाल हेमेटाइट अयस्क द्वारा अवकरण विधि से निम्न चरणों को प्राप्त किया जाता है। ए अयस्क का सांद्रण लाल हेमेटाइट अयस्क की प्रकृति चुंबकीय होती है, अतः सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है इसका सांद्रण अयस्क का। और यहाँ पे बी नंबर देखेंगे कि सांद्रित अयस्क का जारण। तो सांद्रित अयस्क को जब हवा की उपस्थिति में जारित किया जाता है तो फलस्वरूप उड़नशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, यानी कि H+O2 या SO2 आ जाएगा। और यहाँ पे सी में देखेंगे कि जारित अयस्क का प्रद्रवण। तो जारित अयस्कों में CaCO3 और कोक मिलाया जाता है जिसे चार्ज कहा जाता है। चार्ज वात्य भट्ठी में डाला जाता है जहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रक्रियाएं संपन्न होती रहती है। और देखेंगे इसमें, और यहाँ पे चित्र बनाया गया है इस प्रकार से अयस्क का अवकरण यह होगा। इस तरह से आप लोग भी चित्र बना लीजिएगा। और यहाँ पे अयस्क, कोक और चूना पत्थर इस प्रकार से आएगा और यहाँ से व्यर्थ गैसें बाहर निकलेगी। यह बढ़ता हुआ ताप है जो इस तरह से आया है और यहाँ पे वायु का झोंका दिया जाएगा और यहाँ पे धातु मल रहेगा इस तरह से। यहाँ पे 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस ताप रहेगा, यहाँ पे द्रवित लोहा के रूप में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप लोग भी चित्र बना लीजिएगा जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है। तो अब देखेंगे इसमें कि जारण का स्रोत क्या होता था। वात्य भट्ठी का यह सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अयस्क में उपस्थित सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। तो H+O2 SO2 और यहाँ पे 4AS और 3O2 हो जाएगा, 2AS2O3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे विघटन का क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में CaCO3 पूर्णतः CaO और CO2 में विघटित हो जाती है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया दिया गया है। CaCO3 से जब गर्म के यानी कि हीट करेंगे तो CaO और CO2 बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे और देखेंगे कि स्लेग निर्माण का क्षेत्र। तो वात्य भट्ठी का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जहाँ कार्बन अवकरण विधि से आयरन प्राप्त होता है। आयरन के ऊपर स्लेग तैरता रहता है जिसे स्लेग होल से अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से अभिक्रिया दिया गया है। Fe2O3 और 3C यह संतुलित हो गया है तो 2Fe और 3CO निकल जाएगा। तो इस प्रकार से SiO2 से भी किया गया है CaO और SiO2। तो CaSiO3 और ये स्लेग के रूप में बाहर निकलेगा। तो अब देखेंगे नेक्स्ट जो आखिरी है पॉइंट, है कि गलन का क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में तापमान सबसे अधिक होता है जहां स्लेग और आयरन द्रवित अवस्था में आ जाते हैं। टेपिंग होल के सहारे पिघले आयरन को नींव के आकार के एक सांचे में भेज दिया जाता है जिसे ढलवा लोहा कहा जाता है। तत्पश्चात ढलवा लोहा से विभिन्न प्रकार के लोहे जैसे पिटवा, इस्पात आदि का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं प्रश्नों को। तो इतना आप लोग इस प्रश्न को लिख देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उन दोस्तों को भी आपके अनुसार मदद पहुँचे जा सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।